यह एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 8 का है, सेकेंड चैप्टर है ये। इसको आज हम लोग देखते हैं। मुगल बादशाह में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। इसमें कहा जा रहा है मुगल बादशाह में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। उन्होंने वर्तमान भारत में एक बहुत से बड़े हिस्से पर नियंत्रित स्थापित कर लिया था। क्या कर लिया था? नियंत्रित स्थापित कर लिया था। वर्ष 1707 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी अपनी ताकत दिखाने लगे थे। क्या दिखाने लगे थे? 1707 जब मृत्यु हो गई थी, तब उसमें बड़े बड़े जमींदार अपना अपना ताकत दिखाने लगे थे। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय सियासतें कायम रख ली थी। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्रों के रूप में नहीं रह सकी। अब बात आती है 18वीं सदी के उत्तरार्ध, मतलब पहले तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। उत्तरार्धवाद में क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहल एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे। यहाँ के इलाके पर कब्जा में उनकी ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। तो फिर कैसे हुआ कि एक दिन वे इस विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे? ये बहुत सारे प्रश्न दिमाग में उठाते हैं सभी को। इस अध्ययन में हम लोग आप यह कैसे हुआ देखेंगे। इस चित्र के माध्यम से जो बताया गया है, चित्र 1 जो है यहाँ पर, इसमें कहा जा रहा है कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफर और उनके बेटों की गिरफ्तारी दिखा रहा है। औरंगजेब के बाद कोई मुगल बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं हुआ, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुगल बादशाह का महत्व बना हुआ था। जब 1857 में 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हो गया, तो विद्रोहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता मान लिया। जब विद्रोह कुचल दिया गया, तो कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और उनके बेटों को जफर के सामने ही मार डाला। उनके बेटों को जफर के सामने ही क्या किया? मार डाला। अब इसमें चित्र में जो बताया गया है यहाँ पर, पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना कैसे हुआ? पूर्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना कैसे हुआ? इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पर। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाजतनामा हासिल कर लिया। क्या कर लिया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने महारानी एलिजाबेथ से प्रथम हासिल कर लिया, जिससे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का अधिकार मिल गया था। इस इजाजतनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी, मतलब देख सकती थी कहाँ पर क्या है। वहां से सस्ती कीमत पर चीजें खरीद कर उन्हें यूरोप में
ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। कंपनी को दूसरी अंग्रेजी व्यापारी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा कोई भय नहीं था। उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियों मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। अगर कोई प्रतिस्पर्धा न हो तभी वे सस्ती चीजें खरीदकर उन्हें ज्यादा कीमत पर बेच सकती थी। लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोप ताकतों को पूरब के बाजार में आने से नहीं रोक सकता था। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिम तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगा कर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा ली थी। गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। पुर्तगाली के खोजी यात्री वास्को द गामा ने ही 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के इस समुद्री मार्ग का पता लगाया था। 17वीं शताब्दी के शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे थे। कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए। वहां पर समस्या यह थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीजें ही खरीदना चाहती थी। जितने भी कंपनी थे, यूरोप के बाजार में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की जबरदस्त मांग थी। इनके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी जबरदस्त मांग रहती थी। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती स्पर्धा से भारतीय बाजारों में इन चीजों की कीमतें बढ़ने लगी और उनसे मिलने वाला मुनाफे गिरने लगा। अब इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का यही एक रास्ता था कि वे अपनी प्रतिस्पर्धा कंपनियों को खत्म कर दें। लिहाजा बाजारों पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत कर दी। 17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिला, कोई सी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जहाज डुबो देती, रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देती और माल से लदे जहाज को आगे बढ़ने से रोक देती। यह व्यापारिक हथियारों की मदद से चल रहा और व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। अपनी बस्तियों पर किलेबंदी करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगे। इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। कैसे हुआ देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। कैसे करती है? ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी? 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई थी। कहां पर? हुगली नदी के किनारे। व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। व्यापारियों को क्या कहा जाता है? फैक्टर कहा जाता था। व्यापारियों को क्या कहा जाता था? फैक्टर कहा जाता था।
व्यापारियों को क्या कहा जाता था? फैक्टर कहा जाता था। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहां निर्यात होने वाली चीजों को जमा किया जाता था। यहीं पर उसके दफ्तर थे जिसमें कंपनी के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। बात 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया था। 2 साल, कितने साल? 2 साल, 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी भी खरीद ली। मुगल अफसरों की रिश्वत देकर। इसमें एक गांव काली कत्ता था जो बाद में कलकत्ता बना। अब इसे कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। कंपनी ज्यादा से ज्यादा रियासतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकार का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने लगी। उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते उन्हें यह छूट नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई। ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान, मुर्शिद का नाम कौन था? मुर्शिद कुली खान विरोध क्यों न करते? इसका मतलब उस समय बंगाल का नवाब कौन थे? मुर्शिद कुली खान थे। व्यापार से युद्धों तक, इसमें देखते हैं, संक्षिप्त में दिया हुआ है। 18वीं सदी की शुरुआती में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफी बढ़ गया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी। मुर्शिद कुली खान के बाद अली वर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। क्या कौन? मुर्शिद अली खान के बाद जो है कौन बने? अली वर्दी खान, उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी को रियासतें देने से मना कर दिया। व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे, उससे सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया और उसी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया। कंपनी पर धोखेधड़ी का आरोप लगते हुए उन्होंने दलदली की थी। वजह बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही थी और नवाबों की ताकत कमजोर पड़ रही है। इस स्थिति में कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाबों व उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांग से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। व्यापार तभी फल फूल सकता जब सरकार शुल्क हटा दे। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे और किले का पुनर्निर्माण करना होगा। ये टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए। अंततः इन टकरावों की परिणति प्लासी के प्रसिद्ध युद्ध के रूप में हुआ।
किसके? प्लासी की प्रसिद्ध युद्ध, प्लासी का युद्ध के बारे में हम लोग देखते हैं यहाँ पर। 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। कब? 1756 में बंगाल के सिराजुद्दौला कंपनी के नवाब बने। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफी भय था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जो उसे व्यापारियों, रियायतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी न करे। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला को प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे, किलेबंदी रोके और बकाया राजस्व चुकाए। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो अपने 30,000 सिपाहियों 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। नवाब की फौजी ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला डाल दिया, अंग्रेजों के हथियार छीन लिए और अंग्रेज जहाजों को घेरे में ले लिया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे कर लिए उधर का रुख किया। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनने पर मद्रास में नैतिक कंपनी के अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया। इस सेना को नौसैनिक बेरे की मदद भी मिल रही थी। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण, और हार गए उसमें 1757 में। उसके सेनापतियों में से एक सेनापति मीर जाफर की कारगुजारियां भी थी। मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया था, सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को नवाब बना दिया जाएगा। प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर नवाब बना। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। उस मूल उद्देश्य को व्यापार को फैलाना था। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई लड़े ही किया जा सकता था तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या जरूरत थी। जल्दी ही कंपनी को एहसास होने लगा कि यह रास्ता भी आसान नहीं है। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारे पर नहीं चलते थे। आखिरकार उन्होंने भी तो अपनी प्रजा की नजर में सम्मान और संप्रभुता का दिखावा करना पड़ता था। तो फिर कंपनी क्या करती? जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। किसको बना दिया? मीर कासिम को बना दिया गया। जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई 1764 में उसको हराना पड़ा। इससे बंगाल की बाहर कर दिया गया और मीर जाफर को दोबारा नवाब बना दिया गया। अब नवाब को
अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपये कंपनी को चुकाने थे। कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने, व्यापारी जरूरतों तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए एक और पैसा चाहती थी। कंपनी को ज्यादा इलाके तथा ज्यादा कमाई चाहती थी। 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हुई तब कंपनी के इरादे बदल चुके थे। कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। दीवान मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल स्वराज संसाधन पर नियंत्रण मिल गया। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत में ज्यादा चीजें ब्रिटेन से लाए सोने और चांदी के बदले में खरीदना पड़ती थी। इसी वजह से कि समय समय पर उसके पास भारत में बचने के लिए कोई चीज नहीं। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की जरूरत ही नहीं रही। अब भारत में ही होने वाली आमदनी के सहारे कंपनी अपने खर्च चला सकती थी। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशम कपड़े खरीद सकती थी। कंपनी फौजों को संभाल सकती थी और कलकत्ते में किले और दफ्तरों के निर्माण की लागत उठा सकती थी। कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। नवाब बनने का क्या मतलब था? इसका एक मतलब तो यह था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी, लेकिन इसके कुछ और फायदे भी थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने का ख्वाब देखने लगा था। प्लासी के युद्ध बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफे के तौर पर जमीन और बहुत सारे पैसे दें। खुदा रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। 1743 में जब वह इंग्लैंड में मद्रास और आया तो उसकी उम्र 18 साल थी। 1767 में जब वह दोबारा गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ तो यहाँ उसकी दौलत इतना पाउंड के बराबर थी। दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर के अपने दूसरे कार्यकाल में उसने कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंप दिया था। लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोप में अपनी सफाई देनी पड़ी थी। सरकार को उसकी अकुल संपत्ति के स्रोत संदेह लग रहे थे और उसे भ्रष्टाचार आरोपी से बारी तौर पर दिया गया। लेकिन 1764 में उसने आत्महत्या कर ली। कंपनी के सभी अफसर क्लाइव के तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। बहुत सारी बीमारियों और लड़ाइयों के कारण कम उम्र में ही मौत का निवाला बन गए। इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान बनाना भी सही नहीं होगा। उनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवार से आए थे। उनकी
सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि वे भारत में ठीक ठाक पैसा कमाए और ब्रिटेन लौटकर आराम की जिंदगी बसर करे। जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए, उन्होंने वहां आलीशान जीवन जिया। उन्होंने वहीं के लोगों नवाब कहते थे। उन्हें वहां के लोग नवाब कहते थे। यह भारतीय शब्द नवाब का काफी अंग्रेजी संस्करण बन गया था। उन्होंने लोग अफसर और नए अमीरों और सामाजिक हैसियत के रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे। नाटक और कार्टूनों में उनका मजाक उड़ाया गया। कंपनी का फैसला और शासन। यदि हम 1757 और 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया देखते तो कुछ बातें सामने आती है। अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्रायः नहीं किया। उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया। बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर लिए। ये कंपनी के राजनीतिक या व्यापारिक प्रतिनिधि होते थे। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकार भारतीय राज्य के भीतर मामले भी दखल देने के थे। अलग राज्य कौन था होगा कि पद पर किसको बिठाया जाएगा, इस तरह की चीजें भी कंपनी अफसर ही तय करना चाहते थे। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायता संधि भी थोप दी थी। जो रियासत यह बंदोबस्ती को मान लेती थी, उसे कंपनी स्वतंत्र सेनानी रखने का अधिकार नहीं रखता था। उसने कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिली थी और सहायक सेना के रखाव के लिए वह कंपनी को पैसा देती थी। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। उदाहरण के लिए, जब रिचर्ड बेलेजी गवर्नर जनरल 1798 से 1805 तक था, उस समय अवध के नवाब 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर कर दिया गया, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे। इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए। रेजिडेंट की ताकत क्या होती है, इसको देख लेते हैं। बोले, कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए रेजिडेंट के बारे में स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और राजनीतिक दर्शन जेम्स मिल ने यह कहा कि दरअसल रेजिडेंट रियासत का राजा होता है। रेजिडेंट क्या होता है? रियासत का राजा होता है। रेजिडेंट क्या होता है? रियासत का राजा होता है। हम उसे हस्तक्षेप की मनचाही निषेधाज्ञा के तहत काम करने की छूट देते हैं, जब तक स्थानीय राजा पूरी तरह से अधीनस्थ रहता है और रेजिडेंट यानी ब्रिटिश सरकार के माफिक काम करता है, तो चीजें आराम से चलती रहती है। शासन के कामों में रेजिडेंट की दखल अंदाजी के बिना सब कुछ चल जाता है। जब भी कुछ अलग तरह का घटता है, जब भी राजा कोई ऐसा रास्ता अपनाता है जिसे ब्रिटिश सरकार गलत मानती है, तो टकराव और उथल पुथल पैदा हो जाती है। टीपू सुल्तान शेर-ए-मैसूर। टीपू सुल्तान के बारे में, जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया, तो कंपनी ने
प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर के उदाहरण से यह समझ आ सकती है। हैदर अली शासन 1761 से 1782 और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान 1782 से 1799 जैसे शक्तिशाली शासक के नेतृत्व में मैसूर काफी ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहां से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया। सुल्तान ने स्थानीय सौदागर को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया था। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए और हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देते थे। अंग्रेज को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना और कुचलना जरूरी है। फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेज की 4 बार जंग 1757 से 1759, 1780 से 1784, 1790, 1792 और 1799 में श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज पुराने वडियार राजवंश के हाथ में सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई। मराठों से लड़ाई क्या हो देखते हैं। 18वीं शताब्दी के आखिरी में कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और खत्म करने के बारे में सोचने लगी थी। 1761 में कंपनी 1764 में पानीपत के तीसरे संघर्ष के बाद मराठा शक्ति विवेकित होकर स्थानीय सत्ता के रूप में उभरी। उन्होंने कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर संधियां होलकर, गायकवाड़ और भोंसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथ में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत एक कन्फेडरेसी राजमंडल के सदस्य थे। पेशवा इस राजमंडल का सैनिक और प्रशासनिक प्रमुख होता था और पुणे सत्ता का केंद्र था। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं सदी के आखिरी तक 2 प्रसिद्ध मराठा युद्धों का राजनीतिक थे। पहला युद्ध 1782 में सलाईबाई संधि के साथ खत्म हुआ, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से 1805 कई मोर्चे पर लगाया गया। इस नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा और दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। अंततः 1817 से 1819 के तीसरे अंग्रेजो मराठा युद्ध में मराठों की सत्ता समाप्त हो गई। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। अब विदर्भ के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था।
सर्वोच्च का दावा। अब इसको हम लोग फिर दूसरे पार्ट्स में देखेंगे, पार्ट 2 में।